मैं हूं अमीश देवकन और महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घटनाक्रम हो गया है। शिवसेना के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र सरकार में दिग्गज मंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी है। एकनाथ शिंदे इस वक्त सूरत के एक होटल में मौजूद हैं और दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 26 विधायक हैं, जबकि सूत्रों का कहना है कि यह संख्या 37 तक पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं। जो सुबह तक 24 थे, फिर 25 हुए, फिर 26 हुए, ये आज शाम तक 37 हो जाएगी संख्या और फिलहाल 31 की संख्या है वहां मौजूद। यह बड़ा घटनाक्रम है और ये तमाम विधायक सेना के हैं, यानी उद्धव ठाकरे के साथ मात्र 14 से 15 विधायक हैं और बाकी तमाम विधायक इस समय शिंदे के साथ है। क्या वाकई पार्टी अब शिंदे हो गए हैं? यह एक सवाल खड़ा होगा। सवाल है कि एक दौर में ठाकरे परिवार के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे आखिर इतने नाराज क्यों हो गए हैं? आज उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी मैं आपको न्यूज 18 इंडिया पर बताऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है इसके साथ, क्योंकि मुंबई से लेकर दिल्ली और सूरत तक जोरदार सियासी पॉलिटिकल एक्शन देखने को मिल रहा है। शिवसेना कह रही है कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन है और सियासी चाल है। तो बीजेपी कह रही है कि संजय राउत जैसे नेताओं का बड़बोलापन शिवसेना पर भारी पड़ रहा है और हम कुछ नहीं जानते। और इन सब के बीच आज सीटों के समीकरण का विश्लेषण करना भी बड़ा जरूरी होगा। क्या इसी से तय होगा उद्धव सरकार का भविष्य या फिर बच जाएगी ये सरकार? आज देश की सबसे बड़ी सियासी हलचल पर आर पार होगा। सत्य की विजय होगी। अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं है। आमचं नक्की आहे की महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीचं सरकार लवकरात लवकर यावं। महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है। उसमें से बहुत से लोग हैं वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की है। संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। किसी और दल में क्या हो रहा है उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारी मेजोरिटी कम हुई है, इसकी चिंता का विषय है। मुंबई से लेकर सूरत और दिल्ली तक शिवसेना में बगावत पर जोरदार एक्शन है। शिवसेना के दिग्गज नेता और उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत पार्टी पर भारी पड़ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पार्टी के लिए नॉट रीचेबल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे शिवसेना और सरकार पर अपने मंत्रालय में हस्तक्षेप, आला कमान की अनदेखी, विरोधी नेताओं को महत्व देने, शिवसेना के कोटे से कम मंत्री बनाने, छोटे दलों को मंत्री पद देने जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी ने शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया, जिसके बाद शिंदे ने ट्वीट किया, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। पिछले 2-2.5 साल में दिस इज द थर्ड इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे। इससे पहले एमएलसी चुनाव में भी आघाड़ी सरकार को जोरदार झटका लगा। शिवसेना और कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के चलते 4 की जगह बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बार भी आघाड़ी सरकार सत्ता बनाने में कामयाब रहेगी, जैसा कि 2019 में अजीत पवार की बगावत के वक्त हुआ था। आज इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी बहस, महासंकट। बोलो, स्पीकर पे ऑन कर देगा।
और अब वक्त है विश्लेषण का आर पार के, लेकिन मैं आपको बताता हूं अंकगणित की गेम क्या है। बहुमत के लिए जो कुल सीटें चाहिए वो चाहिए 145, 145। महाविकास आघाड़ी के पास जो मौजूदा स्थिति है वो है 169, यानी 26 विधायक बागी हैं। मतलब 169 माइनस 126, 143। ये सुबह की स्थिति थी, ये सुबह की स्थिति थी। लेकिन अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये होगी, अगर ये 26 विधायक, अगर हम बात करें अंकगणित के विश्लेषण की, 26 की जो 26 अगर माइनस होते हैं तो 143 है। बहुमत से थोड़ा आंकड़ा कम है, लेकिन ये सुबह की स्थिति थी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सुबह की स्थिति थी। अब घटनाक्रम जो बदला है उसके बाद क्या होता है? अगर वोटिंग हुई तो बागियों की सदस्यता बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और उस गेम में फैसला स्पीकर का होता है, स्पीकर महत्वपूर्ण हो जाता है। सीक्वेंस 2 की बात कर लेते हैं। अब क्या होता है? बीजेपी की बात क्या बन सकती है इन 26 के साथ? वो बात है बीजेपी के पास 105 अपने विधायक हैं, 26 शिवसेना के बागी अगर साथ आए तो, जो सुबह की स्थिति थी। अन्य 14 है, तो इस स्थिति में बीजेपी पहुंच जाती है 145 तक, यानी बहुमत बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन ये बीजेपी के लिए टफ कॉल होगी। बीजेपी टाइट लिप्ड है। बीजेपी कह रही है कि हम ना सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ घटनाक्रम पे नजर रखे हुए हैं। लेकिन एक तीसरा पक्ष है जिस पर इस समय नजर डालनी बहुत जरूरी है, और ये बड़ा आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं व्यूअर्स। ये बड़ा आंकड़ा ये है 145 सीट्स हैं बहुमत के लिए जो चाहिए। महाविकास आघाड़ी के पास जो कल तक सीटें थी, जो कल तक नंबर था वो 169 का था, लेकिन यह गेम बदल गई है। 37 विधायक, शिवसेना के 37 विधायक गुजरात सूरत में जो मौजूद है, जो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह सरकार गिर जाती है, 132 पे उद्धव सरकार पहुंच जाती है। यानी शिवसेना अपने भार से सरकार को गिरा रही है। एनसीपी नहीं टूट रही है। कांग्रेस के 5 से 6 विधायक हैं जो अनट्रेसेबल है, जैसी सोर्सेस जानकारी दे रही थे। लेकिन 37 विधायक जो टूटते हैं वो सेना के टूटते हैं, और वो 37 विधायक अगर जाते हैं तो शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अपने बोझ से गिर रही है, शिवसेना के बोझ से गिर रही है। और अगर ये 37 विधायक इंटैक्ट रहते हैं शिंदे के साथ, तो असली पार्टी शिंदे हो जाते हैं उस घटनाक्रम में। असली शिवसेना के शिंदे हो जाएंगे। ये कई सारे बड़े सवाल उभर के सामने आएंगे अगर 37 विधायकों का समर्थन शिंदे के पास है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 31 से 32, 5 और विधायक अगर पहुंचते हैं तो फिर यह बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। और मेरे सोर्सेस ये कहते हैं पिछले 6 महीने से एकनाथ शिंदे नाराज थे और वो इंतजार कर रहे थे एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे, मेरे पास नंबर इतना बड़ा हो कि मैं पार्टी को पूरी हासिल कर लूं। एग्जैक्टली एकनाथ शिंदे वही कर रहे हैं। और 37 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे अगर अलग हो जाते हैं, जो लग रहा है हो रहे हैं, तो अल्पमत में आ जाएगी उद्धव सरकार, और यह सरकार गिर जाएगी शिवसेना के बोझ के तले। मैं बढ़ता हूं आगे। अगर बीजेपी का निर्दलीय साथ लेते हैं, जिसमें अन्य 4 हैं और 9 निर्दलीय, तो बीजेपी का नंबर 155 आ जाता है। 145 का नंबर चाहिए, जादुई आंकड़ा 141 का नंबर चाहिए, 155 का नंबर आ जाता है। शिवसेना की बागी 37 अगर साथ आए तो अन्य 4 और निर्दलीय 9, ये बीजेपी के साथ स्थिति हो जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है घटनाक्रम। और एकनाथ शिंदे की बगावत क्यों हुई है ये जानना इस समय बड़ी जरूरी है कि क्या कारण है। इसका पहला कारण है पार्टी के भीतर अनदेखी से लगातार नाराज थे, इंटरफेरेंस था, अपने मंत्रालय में दखल से बहुत परेशान थे। उनको लगता था कि उनको दरकिनार करके उनके मंत्रालय के काम कोई छोटे नेता, कोई बड़े नेता कराने की कोशिश करते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर धार खो रही है शिवसेना, तो इनको अपनी सीट जाने का डर था, अपना जनाधार कम होने का डर था। एकनाथ शिंदे कई मंचों पर इस बात को उठा चुके थे। सावरकर पर कांग्रेस की टिप्पणी से भी गुस्से में थे। सावरकर पर आए दिन कांग्रेस टिप्पणी करती थी, और सावरकर, वीर सावरकर जो थे वो शिवसेना के लिए भी आराध्य हैं, और उससे बहुत परेशान थे। उससे वोट बैंक खिसक रहा था, मराठी वोट बैंक जो एकनाथ शिंदे का था वो खिसक रहा था, इनके विधायकों का खिसक रहा था, उससे भी वो हताश और निराश और परेशान थे। बीजेपी को लेकर शिवसेना का तो निरंतर रुख बहुत कड़क हो गया था, उससे भी नाराज थे। इनको लगता था कि बीजेपी हमारा नेचुरल अलायंस है, उनसे अलायंस तोड़ के रिश्ते इतने खराब कर लेने से हमें नुकसान होगा। और जमीनी जुड़े हुए नेता एकनाथ शिंदे की
की रिस्पेक्ट जो है वो एक ग्राउंडेड नेता की है, जो जमीन पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं और बहुत पुराने शिव सैनिक हैं, हम कह सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर जो सेना सरकार ने अपना स्टैंड रखा, उससे भी बड़े नाखुश थे। इसके अलावा राज्यसभा में जो टिकटें बटी, उससे भी लगातार वो परेशान थे, ऐसी सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। सातवीं बात, इमरान प्रतापगढ़ी को जो राज्यसभा भेजने का जो फैसला हुआ और कांग्रेस का समर्थन शिवसेना ने कर दिया, उससे भी नाराज थे, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी लगातार कई ऐसे अनर्गल बयान देते रहे हैं, कंट्रोवर्शियल पास्ट रहा है जिनका बयानों को लेकर, वो काफी जबरदस्त था। मेरे साथ यतेंद्र शर्मा मेरे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस समय, वो मौजूद है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पास। यतेंद्र, इट इज अ बिग कैच नारायण राणे के पास। मैं आपके थ्रू सवाल पूछता हूं, नारायण राणे से पूछिए नंबर कितना है जो एकनाथ शिंदे के साथ है, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस ऑन है, लेकिन काफी नहीं होगा। हमारे साथ हैं, मैं सीधे उनसे मुखातिब होता हूं। राणे साहब, अगर बात की जाए जो पूरा संकट चल रहा है एक तरह से महाराष्ट्र सरकार और जो शिवसेना सरकार पर, वैसा बोले ना, हमें कोई संकट नहीं है जी, वो खाली उद्धव ठाकरे पर संकट है। तो क्या लगता है कि इस बार का जो संकट है उद्धव ठाकरे को भारी पड़ेगा? पिछली बार की जो कमियां रह गई इस बार वो पूरी हो जाएंगी, किला ढहेगा? नहीं, पिछले वक्त वो बच गया है, इस वक्त नहीं बचेगा। उनको इस्तीफा देना ही होगा और घर में मातोश्री में बैठता है, मातोश्री में उसको भेजा जाएगा उधर। लेकिन इस जो सूरत में विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो 25 से 26 की संख्या पहुंची है, लेकिन संख्या और ज्यादा चाहिए। तो क्या वो आंकड़ा पार हो पाएगा? कहां से लाएंगे विधायक बाकी के? वो मीडिया को बताने का नहीं होता है, कुछ बताएंगे और कुछ सीक्रेट रखेंगे। तो बाकी क्या है ना, वो सीक्रेट में है, वक्त आने पर वो भी आ जाएंगे। लेकिन संजय राउत हैं या शरद पवार हैं, वो साफ करेंगे पहले भी कोशिश की आप लोगों ने। संजय राउत जी एक पत्रकार है, वो कोई पॉलिटिकल लीडर है क्या? वो पगार लेता है सामने से, पगारी नेता है वो, और उसको हम कोई उसका गिनती नहीं है, पॉलिटिकल लीडर में उसकी गिनती नहीं है कहाँ भी। लेकिन शरद पवार साहब का कहना है पहले भी आप हरियाणा ले गए थे विधायकों को, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र है, इसे मध्य प्रदेश ना समझें। नहीं, वो पवार साहब जो समझते यतेंद्र, वो हम नहीं समझते। हमें मालूम है किसी हमारे पार्टी ने किसी टाइप की जिम्मेदारी हमें दे दी, वो निभाने का काम हम लोग करते हैं। अभी एकनाथ शिंदे जी जो निर्णय लेंगे वो बीजेपी के तरफ उनका निर्णय होगा, तो हम निभाएंगे, जो करना है वो करेंगे। एकनाथ शिंदे से आपकी बात हुई? एकनाथ शिंदे सर, वो मैं जानकारी देने के लिए आपको नहीं बुलाया है, हम किससे बात किया करना है, इस वक्त ऐसा डिटेल में जानकारी देना नहीं होता है। मगर हम यही चाहते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। उनके पास बहुमत नहीं रहा, उनके 56 विधायक हैं, 56 है जी। आपके हिसाब से 25 माइनस हुआ, हमारे हिसाब से 34 माइनस हुआ, बचते क्या 145 कहां से होते हैं? तो उन्होंने जाके इस्तीफा राज्यपाल जी को देना चाहिए। आपका दावा है कि 34 विधायक उनके विरोध में आ चुके हैं आपके पास? आ चुके, हमारे पास नहीं, एकनाथ शिंदे जी के पास जी। एकनाथ शिंदे जी, और वो सुरक्षित जगह में है। यतेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, मैं अमीश आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अमीश, पूछिए। अगर आप अपना फोन को स्पीकर पे डाल सकें और सवाल सुन पाए नारायण राणे साहब, तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं। स्पीकर पे डाल सकते हैं फोन आप? देखिए बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूं इसे स्पीकर पर डालने की। आप पूछिए सवाल। जी जी, राणे साहब नमस्कार, अमीश देवगन बोल रहा हूं। राणे साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? नहीं, आवाज इस स्पीकर से नहीं आ रही। अमीश आप ऐसे ही बताइए। मेरा सवाल यह है कि संजय राउत कह रहे हैं कि उनके नेताओं की भी एकनाथ शिंदे से 20 मिनट बात हुई है, और अब देखते हैं बीजेपी उनको ऑफर क्या करती है। उनको जबरदस्ती रखा गया है गुजरात में। जी जी बिल्कुल, संजय राउत ने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने उनको जबरदस्ती रखा गया। उनके नेताओं की, जैसे संजय राउत की, एकनाथ शिंदे से बात हुई है, जबरदस्ती बंदी बना रखा है आपने विधायकों को। संजय राउत
कभी भी मीडिया को या आम जनता को जो जानकारी देते हैं वो सच्ची नहीं देते, झूठी बातें करते। कोई भी इस तरह के लेके जाएंगे दूसरे स्टेट में और वहाँ उनको रख देगा छुपा के, ऐसा हो सकता है? 1 2 3 34 36 विधायक को फिर तुम्हारे पुलिस क्या करते थे ऐसा उठा के लेके गए जब भी? तो ये झूठी बात है, सही बात नहीं है। संजय राउत कभी जिंदगी में सही बोलता नहीं है और उसने जो कुछ क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर हमें मत पूछे। मैं उनको पॉलिटिकल लीडर नहीं मानता हूं मैं इनको। लेकिन उनके 2 नेता वहां पर गए हैं, उनको विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी आपने गुजरात प्रदेश की लगा रखी है। कौन नेता है जो उनका नेता बताओ? शिवसेना का 2 नेता गया, रवि पाठक गए उसमें, वो नेता है? नार्वेकर मालूम नहीं। और नार्वेकर नेता है? नहीं, मुझे जानकारी नहीं। 39 साल शिवसेना में था, ये नेता हो गए मालूम नहीं। अच्छा राणे साहब मैं आपको कहा नहीं सकता हूँ। एक यतेंद्र मेरा अगला सवाल, राणे साहब बड़े पुराने शिव सैनिक रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के प्रोधा हैं ये अपने आप में। एकनाथ शिंदे की नाराजगी की वजह क्या थी? कारण क्या था नाराजगी का? उनके पास तो ये बिल्कुल, मैं इनसे पूछ लेता हूं। नारायण राणे साहब, आपने तो शिवसेना को नजदीकी से देखा है, पूरे महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में आप दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे क्यों नाराज हुए? क्या लगता है आपने जो काम आगे बढ़ाया उसको एकनाथ शिंदे? मैं ट्वीट कर चुका हूँ दोपहर में। मैंने कहा कि जब मुझे उसका जिस तरह से उन्हें बगावत करने का निर्णय ले लिया है, वो कुछ सूरत में बैठा है, जानकारी मिलने के बाद मैंने कहा कि एक तो उसको शाबाशी दी एकनाथ शिंदे जी को कि उन्होंने सही वक्त पर ये निर्णय ले लिया है। बार बार उसको अपमानित करना, उसको प्रॉमिस करना और नहीं निभाना, ये उसके बारे में बार बार हो रहा था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अभी अपने को इस तरह का अपमान सहन नहीं करना है, इसलिए उन्होंने निर्णय ले लिया। साथी लोग को लेके गए हो। आपने पहले जो काम आगे बढ़ाया अब उसको और आगे ले जाने का काम, किला ढहाने का काम एकनाथ शिंदे करेंगे? नहीं, वो तो काम हमेशा हम करते हैं जी। हाँ, हम ही सुन सकते हैं। बिल्कुल, नारायण राणे साहब कह रहे हैं कि वो काम वो शुरू से करते आए हैं और 34 विधायक उनके पास हैं और अपमानित किया जाता है। 34 विधायक है और खबर आ रही है कि 2 और विधायक दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट में गए हैं, तो ये संख्या 36 हो जाएगी, 36 से 37 पहुंच जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये जो है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, खबर ये आ रही है कि अपने मंत्रालय में हस्तक्षेप से लगातार वो नाराज थे। हस्तक्षेप कौन करता था, इंटरफेरेंस कौन कर रहा था उनके मंत्रालय में? राणे साहब के पास तो जानकारी होगी। यतेंद्र, ठीक है यतेंद्र, लगता है उनसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बिग कैच संजय राउत के उन्होंने बोला मैं उनको नेता ही नहीं मानता। संजय राउत कौन सा नेता है? मैं उसको नेता नहीं मानता। लेकिन हाई लेवल सोर्सेस से जो खबर आ रही है, लगातार अपने मंत्रालय में इंटरफेरेंस से नाराज थे। किशोर तिवारी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर? मैं जान रहा हूं आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कोई गम तो है जो छुपा रहे हो, लेकिन आज मैं ज्यादा आपको नहीं कुरे दूंगा। लेकिन स्थिति भी खराब है आपके लिए, दिन भी खराब है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट भी बहुत कुछ बता रही है। क्या हो गया ये? नहीं, ये देखो, आपके आंकड़े जो है, तो आज हमारे एमएलए ने जो लेटर दिया है स्पीकर को, उस पर 31 एमएलए ने इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रखना ऐसा बोला है और हमारा लीडर हमने चुन लिया है। और 31 के बाद हमको 14-15 एमएलए ने बताया कि हम पहुंच रहे हैं। अब हमारे ये 31 और 14-15 नंबर इज गोइंग, नंबर इज नाउ 37। नंबर अब 24, 25, 26 नहीं है, 37 का नंबर हो गया अब। अरे आप शिवसेना का नारायण राणे को पूछ रहे थे जो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी में गए। नहीं, मैं शिवसेना मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं पूछ रहा, मैं अपने रिपोर्टर की जानकारी आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं 2 विधायक दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन में गए हैं। अरे ये ऑपरेशन लोटस बोले तो चार्टर प्लेन ही रहेंगे। अमित शाह और
जब मोदी जी मॉनिटर कर रहे हैं तो। लेकिन मैं बताता हूं, एक सेकंड, बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने खुलकर अपनी डिमांड रख दी है सामने। महाराष्ट्र की सियासत में यह बड़ी पॉलिटिकल खबर है। उद्धव की शिंदे से फोन पर बात हुई है और शिंदे ने उद्धव से बहुत बड़ी मांग रखी है। उन्होंने बोला मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुराने दौर की शिवसेना वापस आए और एमवीए का साथ छोड़े और मोदी का दामन थामे। बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन जरूरी है, करना चाहिए, कैडर ये चाहता है। मैं अपने कैडर की सुन रहा हूं, आप भी सुने। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे और शिंदे की फोन पे बात हुई है। शिंदे ने कैटेगोरिकली कहा है कि बीजेपी के साथ आना होगा, मोदी का दामन थामना होगा, एमवीए का साथ छोड़ना होगा, तो ये 36 के 36 विधायक आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे। कैडर परेशान है एमवीए की सरकार से, ये तक कह दिया है शिंदे ने। और जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे, कुछ लोगों को एमएलसी बनाया गया, उससे भी नाराज थे। कुछ लोगों को राज्यसभा भेजा गया, उससे भी परेशान थे एकनाथ शिंदे। इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इमरान प्रतापगढ़ी जो लगातार वीर सावरकर पर टिप्पणी करते रहे हैं, उनका सब साथ दिया, कांग्रेस का जब साथ दिया शिवसेना ने, तब बहुत ज्यादा आघात पहुंची। और इस बात से तो कांग्रेस के भी कुछ मराठी विधायक जो है वो नाराज दिख रहे हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी इज गेटिंग बिगर। किशोर तिवारी, ये तो खुला ऑफर कर दिया एकनाथ शिंदे ने कि मोदी के साथ आओ तो 36 के 36 विधायक आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर। नहीं, देखो, एकनाथ शिंदे जितने उद्धव जी के करीब है और किसके करीब नहीं है। एकनाथ शिंदे, एक बार हम सत्ता छोड़ सकते हैं लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं छोड़ सकती। और एक बात मैं बताता हूं, एकनाथ शिंदे ने जो कुछ कहा उसको हम गंभीरता से लेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ जाना, देखो क्या है, हमारा बीजेपी ने बहुत अपमान किया और बीजेपी हमको खत्म करने को जा रही थी। अब एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने मेस्मराइज किया कि क्या, ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं पर उन्होंने तो, मेरी जानकारी ये है, उन्होंने सीएम की ऑफर भी ठुकरा दी है। जब उनको दोपहर को शिवसेना ने बोला कि हम आपको सीएम बनाएंगे, बोले कि सीएम नहीं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अपने कैडर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं अब ये, और ये मेरी अंतिम लड़ाई होगी अगर ऐसा नहीं होता तो। नहीं, एकनाथ शिंदे के शर्तों का सम्मान किया जाएगा, मैं यहां से बता रहा हूं। लेकिन आप जो 40 और 30 बात कर रहे हैं ना, वो 14 के ऊपर नहीं है, मैं क्लियर करता हूं। और बीजेपी ने कुछ कल जो पैसे दिए थे ना, इंडिपेंडेंट वालों को पैसे दिए थे, खुद सुबह मान लिया था 20-21। ठीक है, देखिए ये डिबेटेबल है जब तक नंबर सामने नहीं आ जाता पूरा, लेकिन आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट। लेकिन पॉइंट ये है, अजय आलोक, आज आपने ट्वीट भी किया कि जो मैंने उस ट्वीट को पढ़ा, क्या आपको लगता है कि वॉट एवर हैपनिंग इज इन महाराष्ट्र, ये कैडर का प्रेशर है या पॉलिटिकल प्रेशर है? बिकॉज 36 विधायक अगर अपनी स्टोरी को बदलेंगे और इतनी और शिवसेना के कोई 100 विधायक नहीं है, 54 विधायक है सिर्फ। देखिए, आप शिवसेना के 55 विधायक हैं और ये तो मानेंगे ना ये कि 55 विधायक एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ जीत के आए थे और उनका एक कैडर बेस वोट जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की लाइन को टो करता है। और आज सत्ता की लोलुपता कहिए या सत्ता पाने की चाहत कहिए, उसके कारण इस महाअघाड़ी का गठबंधन का निर्माण हुआ और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन गए। लेकिन इसके करने में उन्होंने अपने अस्तित्व को ही नकार दिया, जिस अस्तित्व से शिवसेना थी। तो ये कहीं ना कहीं धरती से जुड़े उन नेताओं को परेशान करता होगा, क्योंकि चुनाव में तो फिर जाना ही है। किस मुंह से आप हिंदुत्व का नाम लेंगे? सावरकर को गाली देने वाले को शिवसेना वोट दे के राज्यसभा भेज रही है, तो किस मुंह से आप सावरकर का गुणगान करेंगे? पालघाट में साधुओं के साथ जो हुआ उस पर आपकी चुप्पी, किस मुंह से आप शांत रहेंगे? नवनीत राणा के साथ हनुमान चालीसा पाठ करने पे जेल हो जाती है, किस मुंह से आप अपने कैडर को समझाएंगे? तो ये बात जो ग्राउंड पे रहने वाला व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उसके आगे की राजनीति। मैं इसमें बड़ी अपडेट देता हूं। नार्वेकर जो कि उद्धव ठाकरे के पॉलिटिकल एडवाइजर माने जा सकते हैं, उनके पॉलिटिकल असिस्टेंट माने जा सकते हैं, उन्होंने बात कराई है उद्धव ठाकरे और शिंदे की, और ये बहुत हाईली प्लेस्ड सोर्सेस से जानकारी आ रही है कि उन्होंने बोला कि आप बीजेपी के साथ जाइए, वही समस्या का इस समय हल होगा, क्योंकि हमारा कैडर ऐसा चाहता है। तहसीन पूनावाला,
एक सरकार जिसमें एक तहसीन पूनावाला कांग्रेस पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कांग्रेस की विचारधारा को समर्पित है। आपसे मैं जानना चाहता हूं पूनावाला साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा नरेंद्र वर्मा साहब। पूनावाला साहब, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इस समय, आपकी तो भागीदारी यानी कांग्रेस की तो भागीदारी इस सरकार में बहुत बड़ी नहीं थी, जितनी भी थी, जितनी भी सीमित दायरा में थी, आपके भी कुछ विधायक नाराजगी की खबर आ रही है जो अनट्रेसेबल है? नहीं, सभी विधायकों से बात हो चुकी है, सभी विधायक टच में। कल कमलनाथ साहब भी सुबह पहुंच रहे और नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के साथ सभी विधायक टच में है। देयर इज नो क्वेश्चन कि कोई नाराजगी है और सरकार गिरेगी। एक चीज मैं आपको गणित बता दूं अमित जी, बड़ी रिस्पेक्टफुली, 145 का आंकड़ा चाहिए और इस वक्त जो एमवीए उसके पास 144 है और कंफर्टेबली बहुमत एमबीए के पास होगा। जो नहीं, सरकार गिरने की तो बात ही नहीं है अभी फिलहाल। अभी तो बात है एकनाथ शिंदे जो इतना बड़ा धड़ा लेके चले गए हैं। ये मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं आप इस चीज के बारे में सोचिए अमीश जी, कि जो सरकार कहती है, भारत की वर्तमान सरकार, कि हमारे वीर सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं ताकि 2.5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं होता है, उनके पास प्राइवेट हवाई जहाज जैसे किशोर जी कह रहे थे और 5 स्टार होटल के पैसे कहां से आते? ये आपके पैसे अमीश जी, किशोर जी के पैसे, हमारे पैसे, ये हमारे पैसे को इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टाइजिंग में और एमएलए खरीदने के लिए। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं देते और यहाँ पर एमएलए को खरीदने की कोशिश करते। कौन कर रहा है ये प्राइवेट एयरलाइंस की फंडिंग? काफी इंटरेस्टिंग बात रखी है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं सुब्राष्ट्र माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पा रहा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा, माफी चाह रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसे ही विधायक राजस्थान में भी रुके हुए थे, ऐसे ही हरियाणा के विधायक छत्तीसगढ़ में भी रुके हुए थे, महाराष्ट्र के विधायक भी महाराष्ट्र के एक आलीशान 5 स्टार रिसोर्ट और होटल में रुके हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वही कर रही हैं, लेकिन सवाल एक दूसरे से पूछती है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। इस समय की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे से बात हुई है और एकनाथ शिंदे ने बड़ी शर्त रखी है। नावरेकर जो कि उद्धव के पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, एडवाइजर हैं, उन्होंने शिंदे की उद्धव ठाकरे से बात कराई है और इस समय की ये बड़ी खबर है। और शर्त रख दी है, शिंदे ने फोन पर शर्त रखी है कि मैं बिल्कुल आने को वापस तैयार हूं, लेकिन बीजेपी के साथ समझौता करें। शिंदे ने कहा है कि एमवीए यानी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसको छोड़ दिया जाए और बीजेपी जो नेचुरल पार्टनर है उसके साथ आया जाए। उद्धव ने शिंदे को समझाने की कोशिश भी की है, बीजेपी से गठबंधन की मांग की है, नरेंद्र मोदी के पास जाना चाहिए हमें दोबारा से, यह कहा है शिंदे ने डायरेक्टली। महाराष्ट्र की सियासत में यह बड़ी इस समय खबर है। लेकिन मेरे साथ सुब्राष्ट्र है, मेरे रिपोर्टर जनक दवे भी लगातार इस समय सूरत में मौजूद हैं जहां पर विधायक है। सुब्राष्ट्र, ये पॉलिटिकल अपडेट लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी ये करवा रही है, मिशन लोटस था, दूसरी तरफ इतने पैसे कहां से आते हैं 5 स्टार होटलों में रुकने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए, तमाम पार्टियों के विधायक आलीशान 5 स्टार होटल में थे एक महीना, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था बाहर। नहीं, मुझे तो 2-3 चीजों पे बहुत हंसी आती है आमिश जी। एक तो जो लोग राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, जो लोग स्वयं जो लोग नेताओं से एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि वो बहुत ही हम्बल तरीके से रहें, वो जब स्वयं नेतागिरी पे उतरते हैं तो कितनी एलिटिज्म के साथ उतरते हैं, खुद से सवाल पूछ लेना चाहिए और खुद की पार्टी से सवाल पूछ लेना चाहिए। जिनके नेता बिना 50 लाख 60 लाख का सूट पहने हुए, नॉर्मल जैकेट्स पहने हुए निकल नहीं पाते हैं। ये मेघालय के समय, इलेक्शन के समय बड़ा इशू बना था राहुल गांधी के जैकेट को लेकर के। वो पार्टी अगर इस तरीके की बात करे तो मुझे समझ में नहीं आती चीजें। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि जिन लोगों ने हमेशा सत्ता को और पार्टी को एक समझा, जहां पे जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो कांग्रेस कार्यालय और सरकार लगभग एक ही हुआ करती थी, उनको ये थोड़ा समझ में, इनको थोड़ा दिक्कत होती होगी समझने में कि विधायकों की खरीद फरोख्त अगर ये इल्जाम लगता है, जो कि इल्जाम क्या है, जो कि एक खुला सच है हमारे लोकतंत्र का, वो बहुत ही गंदा काला सच है, लेकिन है कि ऐसा होता है।
तो ये खरीद फरोख्त सरकारी पैसों से किया जाता है या पार्टी अपने पैसे से करती है, इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और अगर ये सीधा सीधा सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो कल सरकार का कोई समर्थक या कोई नुमाइंदा अगर डिफॉर्मेशन केस ठोक दे इनके ऊपर, तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। जब चीजें नहीं पता हो, जब पॉलिटिकल जगलरी कैसे होती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है, इसकी जानकारी न हो, तो ऐसे मुझे लगता है ऐसे टेलीविजन पे प्रवचनों से बचना चाहिए। लेकिन देखिए शुभ्राष्टा, एक पॉइंट है कि एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है, एकनाथ शिंदे ने जो शर्त रखी है, उसने बोला कि एमबीए का छात्र छोड़े, मोदी का दामन थामे। हमारा कैडर यही चाहता है। उद्धव साहब, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। जी आमिष जी, ये तो बहुत ही बेसिक वैचारिकी है, जिससे मुझे लगता है कि शिवसेना अभी एक वैचारिक उथल पुथल से गुजर रही है। क्योंकि जो शिवसेना की जो छवि एक आम शिव सैनिक में है, जो कि सड़क पर राजनीति कर रहा है और सड़क पे लोगों की चिंताएं सुन रहा है, उसमें और आज की शिवसेना में कोई तारतम्य नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ जाकर गठबंधन कर लेना और सरकार बना लेना, यह अपने आप में एक जो बेसिक महाराष्ट्र की राजनीति समझता होगा वो जानता होगा कि जो एक आम शिव सैनिक है उसके लिए कितना बड़ा वैचारिक कॉम्प्रोमाइज रहा होगा ये। तो मैं इस बात से, अजय आलोक जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि जिस नेता को सड़क पर लोगों की, आम लोगों की चिंताएं सुननी होती है, आम लोगों का गुस्सा झेलना होता है, उसके हिसाब से अगर ये शिंदे साहब कह रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं। तहसीन पूनावाला वांट्स टू रिएक्ट, किशोर तिवारी वांट्स टू रिएक्ट। तहसीन पूनावाला, फर्स्ट यू, आपने एक सवाल उठाया था, आपने बोला था कि ये पैसे कहां से आते हैं। अभी कांग्रेस के विधायक हरियाणा के कहां थे? कौन से 5 सितारा होटल में थे? राजस्थान के विधायक कहां थे? कौन से 5 सितारा होटल में थे और किस लिए थे? महाराष्ट्र के विधायक कहां थे? महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। राज्यसभा भी हारे और एमएलसी भी हारे। उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। जो महिला मेरे पहले बोल रही थी, मुझे उनकी बातें सुनकर मुझे कभी कभी लगता है कि राष्ट्रीय चैनलों पर जब हम बात करते तो हमें तर्कों के साथ बात करना चाहिए। उनकी बातें मैं सुन रहा था तो मुझे कहीं लॉजिक नहीं लगा, इसलिए मैं काउंटर कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कांग्रेस के मेंबर्स भी 5 स्टार होटल में थे। क्यों थे वो 5 स्टार होटल में? कभी आपने, अमीश जी, और मैं आपके साथ बहुत बार शो पे आया हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है, कभी आपने शो किया कि कांग्रेस ने बीजेपी के एमपीज को खरीदा, एमएलए को खरीदने की कोशिश की? क्योंकि खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा है नहीं। लेकिन दुनिया की सबसे पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी, और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो क्विड प्रो को करते, जो पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दिखाते, जिसने पार्लियामेंट में लग रहा है कांग्रेस के विधायक और सांसद बिकाऊ हैं। उसने ये कर रही है, एमएलए जो एमपीज को खरीद रही है। और यहां तक कि येदियुरप्पा जी ऑन रिकॉर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन कर्नाटक असेंबली, किसी को मुझ पे डेफेमेशन का केस करना है तो करे कि हम 20-25 करोड़ देने को तैयार है। येदियुरप्पा उनके सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ये टेप तो मैंने CNN न्यूज़ 18 पे सुना था, ये तो उन्होंने कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ठीक है, जवाब जो कांग्रेस से आ रहे हैं उनको मैं मिनिस्टर बना रहा हूं। नहीं, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी पैसे लेके, आप कह रहे हैं बीजेपी पैसे लेके घूम रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार घूम रहे हैं। मतलब मैं मानती हूं कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे गरीब पार्टी है। क्या करिएगा, जिस पार्टी के आला नेता लगभग 100 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल फ्रॉड में खुद ही मारे फिर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह सरकारी कार्यालय। मुझे एनसीपी का रुख करना पड़ेगा, एक सेकंड, मुझे एनसीपी का रुख करना पड़ेगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गरीबी, ऐसा करप्शन जी दुनिया जीवन में किसी भी भारतीय को नसीब न हो। नरेंद्र वर्मा, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, आपको क्या लगता है? व्हाट इज योर टेक नरेंद्र वर्मा जी? अमीश जी, जब से महाविकास आघाड़ी सरकार 2019 में अस्तित्व में आई है, तब से बीजेपी ये इस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उनके शीर्ष नेताओं ने पिछले 2.5 सालों में समय समय पर तारीखें दी हैं कि इस तारीख को सरकार गिरेगी, इस तारीख को सरकार गिरेगी, इस बार तो शिंदे साहब तारीख दे रहे हैं। सफलता नहीं मिली। एक दूसरी बात, अमित जी, आपने कहा एकनाथ शिंदे शिवसेना के शीर्ष नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, और आपने कहा कि वो कहते हैं कि आप महाविकास आघाड़ी से निकले और बीजेपी का दामन थामे। ये कहने पे उनको यानी मजबूर क्यों होना पड़ा?
क्योंकि बीजेपी के लोग, केंद्र की जांच एजेंसियां उनके विधायकों को परेशान कर रखा है। एक दूसरा, जी ये दो चुनाव हुए विधान परिषद के और राज्यसभा के, 20 तारीख कल और 10 तारीख इसी महीने की। क्या नतीजा रहा? पानी शाम दाम दंड थे, उसमें दाम और दंड इसका उपयोग इतने जबरदस्त हुआ अमित जी कि आप यकीन नहीं करोगे, करोड़ों रुपए। नहीं देखिए, प्रूफ है तो लेके आइए। ये तो अनर्गल बात हो गई ना। आपके पास प्रूफ है, करोड़ों रुपए का इस्तेमाल हुआ तो प्रूफ दीजिए, कार्रवाई होगी। ओके, अजय आलोक, इंतजार किया, मुझे समय दीजिए। मैं आपको समय दे रहा हूं। अजय आलोक भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जनक दवे के बाद मुझे सूरत जाना होगा, जहां पर विधायक रुके हुए हैं। बड़ी अपडेट आ रही है, 2 और विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। और अरुण सिंह उद्धव ठाकरे के घर से मुंबई से इस समय लाइव है। जनक दवे, क्या बड़ी अपडेट है? कितने विधायक पहुंच चुके हैं, कितने पहुंच रहे हैं, टोटल नंबर क्या होगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं, टोटल नंबर क्या होगा? अमीश, जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 31 जो विधायक हैं वो ऑलरेडी शिंदे के साथ है, यानी ये वो सूरत में है। अब इस होटल में है या कहीं और, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक सुबह 24 थे और उसके बाद बाकी जो 6 लोग आए और बाकी जो दिल्ली से आए, ऐसे कुल मिलाकर 31 जो विधायक हैं वो फिलहाल सूरत पहुँच गए हैं, लेकिन लोकेशन अलग अलग है। जो मेरे पास जानकारी यही है कि इस बार जो होगा वो 37 से ज़्यादा होगा। एकनाथ शिंदे और ने स्ट्रेटेजी बनाई वो 37 से ज़्यादा की। ऐसा नहीं कि अगर एंटी डिफेक्शन क्लॉज लगता है तो उस वहाँ से वो सीधे बाहर आए, बड़ा नंबर ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो लॉ लगेगा। बिल्कुल 37 से बड़ा नंबर होगा, जिसके चलते सरकार सीधी बने। और फ्लोर टेस्ट जब हो तो फ्लोर टेस्ट में वो समर्थन जिसे करें उसकी सरकार बने। तो अब देखना होगा, क्योंकि बीजेपी पिक्चर में नहीं है। स्थानीय बीजेपी नेताओं को भी आप यहाँ पर पूछे तो वो ये कह रहे हैं कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, वो नजरें बनाए हुए हैं, जब कॉल लिया जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन रणनीति बिल्कुल यही है। जो सियासी संकट है महाराष्ट्र में, उसका एपी सेंटर सूरत में है। और ये दावे के साथ यहाँ कहा जा रहा है, जो सूत्रों से छनकर जानकारी आ रही है और हाईली प्लेस सोर्सों से जानकारी आ रही है कि आंकड़ा 37 से पार होगा। आज रात तक 33 से ज्यादा होगा और कल तक ये आंकड़ा 37 से ज्यादा होगा। हमारे सोर्सेज भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल देता हूं, जो आपके सूत्र हैं वो सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हमारे सूत्र भी यही कह रहे हैं कि ये 37 का नंबर छू सकता है या उसके पार हो सकता है। अरुण सिंह, शिवसेना के फ्रंट से क्या अपडेट है? अगर 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, 31 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है, तो असली पार्टी तो शिंदे हो जाते हैं फिर। देखिए, निश्चित रूप से, और एकनाथ शिंदे आज से नहीं पिछले 6-7 महीने से इस प्रयास में थे और देवेंद्र फडणवीस के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी और बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने महीनों का समय लगाकर के उनको तोड़ने की कोशिश करते रहे। वो आप समझिए इस बात से कि कंट्रोल उद्धव ठाकरे का अपने विधायकों पर कितना था कि जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी की यहाँ पर सरकार है, उसके पास खुफिया एजेंसी है, उसके पास पुलिस है, उसको सबसे पहले अपने विधायकों की चिंता होती है और उसे होटल में ठहराना पड़ता है ताकि उनको कोई दूसरी पार्टी अपने पक्ष में न कर ले। तो इस तरह की स्थिति थी। देखिए, ये अमीश, ये गुबार जो है वो एक दिन का नहीं है एकनाथ शिंदे का, और उनके साथ जो विधायक गए उनके साथ तकरीबन 15-18 ऐसे विधायक हैं। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी यहाँ हैं, वो बता रहे थे कि 18 विधायक तो ऐसे थे जो बातचीत में कहते थे कि शरद पवार शिवसेना को यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं और ये बात उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं। शिवसेना को अगर बचाना है तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। क्या इतनी बड़ी बात उद्धव ठाकरे को खुफिया एजेंसियों के जरिए समझ नहीं आई? इस वक्त मैं आपको अगर दिखाऊं, ये जो गाड़ियों का काफिला है, लगातार वर्षा जो बंगलो है जहां पर उद्धव ठाकरे हैं, जहां पर जो सरकार है महाविकास आघाड़ी, उसके तमाम नेता यहां पर इकट्ठा हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपस में रणनीति बना रहे हैं। लेकिन एक बात, जैसा कि आप कह रहे थे और जैसा कि जनक कह रहे थे कि गाड़ी छूट गई है उद्धव ठाकरे के हाथ से। उद्धव ठाकरे स्टेशन पर हैं और गाड़ी निकल चुकी है। 31 विधायक जो संख्या बता रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं। जो बैठक यहां पर हुई थी, कहा जा रहा था कि 15 से 20 ही विधायक उनको फिजिकल मौजूद थे वहां। कितने विधायक थे? मैं वही जानना चाह रहा हूं। अरुण, आप गए हैं तो खबर निकाल के लेकर आएंगे। कितने विधायक थे वहां पे एग्जैक्टली मौजूद? क्योंकि संजय राउत ने कैटेगोरिकली बोला कई विधायक थे, लेकिन बार बार उनसे नंबर पूछा गया, उन्होंने एक बार ही नहीं बोला नंबर क्या था। मेरे जानकार कहते हैं 14 से 15 विधायक सिर्फ मौजूद थे, बाकी विधान परिषद के सदस्य थे।
एकदम सही कह रहे हैं आप। 15 से 20 के बीच में मैक्सिमम अगर आप आंकड़ा लेंगे तो 20 हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक हैं जो बाद में भी आए थे, ऐसा दावा पार्टी कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं जिनकी जो जानते हैं विधायकों को, पहचानते हैं विधायकों को, अगर उनसे आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं 15 से 20 से ज्यादा संख्या नहीं है। तो एकदम दुरुस्त जानकारी आपकी है। अगर उद्धव ठाकरे इस बात पर तैयार नहीं होते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए, जैसा कि एकनाथ शिंदे ने, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है वो हिंदुत्व के नाम पे कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहिए, अगर उस पर तैयार नहीं होते तो बहुत मुश्किल है महाविकास आघाड़ी की सरकार का। अब ठीक है, हिंदुत्व पर जा रही है क्या सरकार उद्धव ठाकरे की? ये बड़ी इस समय लाइन है, हिंदुत्व पर जा रही है। लेकिन कांग्रेस ने अब ऑफिशियली कहना शुरू कर दिया है कि किसी और दल पे क्या हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। पृथ्वीराज चौहान ने बोला है हमारा बहुमत कम हुआ है और हमारे लिए बड़ी चिंता की वजह बन गई है। पृथ्वीराज चौहान ने यह बात को बोला है, किसी और दल पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन हमारा बहुमत बहुत कम हो गया है, यह हमारे लिए बड़ी चिंता है। इस समय यह सबसे बड़ी चिंता है हमारे लिए। मैं सीधा अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक और आपका रुख करता हूं और किशोर तिवारी आपका रुख करता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, हिंदुत्व पर टूट गई शिवसेना, यह लाइन लेनी लाजमी है क्या? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भी यही ट्वीट किया। नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि अपने बेसिक कोर मुद्दे पे लेकर शिवसेना में आज टूट हो गई और एकनाथ शिंदे अब असली शिवसेना बनेंगे। अभी कह रहे थे महाआघाड़ी की सरकार कैसे बचेगी, महाआघाड़ी की सरकार अब नहीं बचेगी, ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि कितने नंबर्स के साथ कैसे होता है, इसके लिए हमें 1-2 दिन की प्रतीक्षा करनी होगी। और अगर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे जी की बात मान जाते हैं तो हो सकता है कि एनडीए की सरकार आप फिर वहां देखें। तो अभी तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बीजेपी का रोल नहीं है। सवाल है सबसे बड़ा कि नेता को दूरदर्शी होना चाहिए। आपकी दूरदर्शिता कहां गई थी जब आप राज्यसभा चुनाव हार गए, बीजेपी ने 1 सीट ज्यादा जीत गई जी। आपकी दूरदर्शिता तब कहां गई जब आप विधान परिषद चुनाव हार गए, आपके एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर ली। एक असंतोष उभर रहा है। अगर ये नेतृत्व को नहीं पता चलता है तो इसका खामियाजा नेतृत्व और पार्टी ही भुगतती। किशोर तिवारी, वही अल्टीमेटली हो रहा है। हिंदुत्व पर जो आपने कॉम्प्रोमाइज किया सत्ता के लिए, उसका खामियाजा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस समय तो हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी शिवसेना को भी। हनुमान चालीसा क्योंकि संकट पहुंचा है बजरंगबली। तो अरे मैं एक बात कर लूं क्या, अजय आलोक, तुम दिल्ली में बैठ के या बिहार में बैठ के नहीं असेस कर सकते, मैं लोकल बता रहा हूं। जिस दिन से हमने देवेंद्र फडणवीस को डॉच किया, उस दिन से उनका एक ही मकसद था कि किसी हालत में मैं सत्ता ले लूं। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे तो शर्म आ रही है कि बीजेपी शिवसैनिक के थ्रू सत्ता में आना चाहती है। अब एकनाथ शिंदे को तो हमने सीएम पद ऑफर किया है, लेकिन कौन सी ईडी की फाइल लेके आ गए मुझे मालूम नहीं, लेकिन ईडी की फाइल ही बहुत चल रही है। मैं वर्मा जी की उस बात से सहमत हूं। कल तो चुनाव के वक्त सुबह से देवेंद्र फडणवीस फाइल लेके आए थे, तो अब फाइल बता के क्रॉस वोटिंग कराए। देखो अजय आलोक, हिंदुत्व क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमें बाला साहब का हिंदुत्व चाहिए। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, यही बीजेपी कहती है कि बाला साहब का हिंदुत्व अगर शिवसेना वापस लाए तो अच्छा होगा। तो क्या अजय आलोक जवाब दीजिए। देन सुब्राष्ट्रा। नहीं, हम जाएंगे ना, हम जनता में जाएंगे। नरेंद्र वर्मा, मैं किशोर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज राष्ट्रीय चैनल पे अमिश आपके सामने, सबके पूरे पैनल के सामने इन्होंने स्वीकार किया कि हमने बीजेपी को डॉज दिया। यस। दूसरा, इन्होंने स्वीकार किया, धोखा दिया। हिंदुत्व क्या होता है मुझे नहीं मालूम। यस, हिंदुत्व क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी को अगर हिंदुत्व नहीं मालूम है तो इसका मतलब कि वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है ही नहीं। ना देखिए, ये बात तो आप मानेंगे ना जी। अजय आलोक को बोले दीजिए, मेरी बात समझो आलोक। किशोर जी, आप मेरी एक बात तो मानेंगे, राजनीति में आपकी विपत्ति हमेशा शत्रुओं की संपत्ति होती है। सारे लोग राजनीति में आपकी विपत्ति हमेशा शत्रुओं की संपत्ति होती है, तो आपकी विपत्ति का फायदा उठा रहे हैं लोग। अरे बीजेपी विपत्ति आपने खुद बुलाई है, कोई और लेके नहीं आया। ऐसा पाखंड हमको नहीं चाहिए, ऐसा पाखंड नहीं चाहिए हमको।
हमको क्या झगड़े लगाना है, दंगे कराना है? तो वो तो जनता भी देख रही है किसका हिंदुत्व पाखंड है, किसका हिंदुत्व अच्छा है। किशोर को लेके आइए। किशोर, आपने दो बड़ी बातें बोली। एक तो बोला हमने देवेंद्र फडणवीस को डॉज किया, यानी उनको धोखा दिया। दूसरा आपने बोला हम जनता में जाएंगे। यार ये आप मान रहे हैं कि सरकार जा रही है, आप जनता में जा रहे हैं, यू आर एक्सेप्टिंग इट? ये देखो मेरी बात समझो, बार बार ये प्रश्न उठा, आपने बोला हम जनता में जाएंगे, कांग्रेस और बोला कि नहीं बोला? कांग्रेस के जाने के बाद हम लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई भूल गए, हम लोगों की भलाई भूल गए, हम विकास भूल गए। अरे हमको लोगों में जाने दो। नहीं तो आप मान रहे हैं सरकार जा रही है तभी तो लोगों में जाएंगे, सरकार जा रही है आपको लग रहा है। ओके, आई हैव टू गेट, मेरे को एनसीपी का नरेंद्र वर्मा, शिवसेना मान रही है कि उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र वर्मा नहीं, वो कह रहे हैं कि हमने डॉज किया, देवेंद्र फडणवीस को हमने धोखा दिया और अब हम जनता में जाएंगे। अमित जी, मैं आपके चैनल के द्वारा इस देश को कहना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे जी जो ये जादुई आंकड़ा है, वो 2/3 मेजॉरिटी है, वो नहीं ले पाएंगे, उनकी घर वापसी होगी। यही परिस्थिति 2019 में दिसंबर नवंबर में थी। उस वक्त प्रकाश सिंह बादल का 5 स्टार होटल का इस्तेमाल हुआ था हरियाणा में, यही परिस्थिति थी। आप देख लीजिएगा, तीनों घटक दल चलिए बैठ के शीर्ष नेता, लेकिन शिवसेना तो चुनाव की तैयारी कर रही है, वो कह रही है हम जनता में जाएंगे। बाला साहब के विचारों को मानने वाले हैं, वो वापस आएंगे। पूरा कैडर जो है शिवसैनिक, वो उद्धव जी के साथ खड़ा है। जी नरेंद्र वर्मा, आपका वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। सुब्राष्ट्र वांट्स टू मेक अ पॉइंट, तहसीन पूनावाला वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुब्राष्ट्र डॉज किया देवेंद्र फडणवीस को, जनता में हम जाएंगे। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जी आमिश, ये मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है ही, लाउड एंड क्लियर है, तभी आज शाम की बहस भी हो रही है। जब हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र में सत्ता पलट सकती है, इसीलिए आज शाम की ये बहस है, इसीलिए आज ये डिस्कशन है। अब इसमें किसी को कुछ भी लगता हो, उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये जो भी ये गठबंधन बना, उस गठबंधन को लेकर के शिव सैनिक स्वयं कंफर्टेबल नहीं थे। कुछ चीजें होती हैं जो पॉलिटिकल प्रूडेंस से की जाती हैं, कुछ चीजें हैं जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं। आप कई बार पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज कहा जाता है, बहुत अजीब तरीके का गठबंधन बनता है और सरकारें आती हैं। लेकिन अगर आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे नहीं चल पाते और अगर आपके विचारधारा में इतना ज्यादा विसंगति होती है और उस विसंगति के बावजूद अगर आप सरकार नहीं चला पाते, तो कहीं ना कहीं आपका काडर आपसे नाराज होता है और आपको एक अंततः आपको काडर की बात सुननी पड़ती है। क्योंकि जहां पर एक पंथ प्रधान पार्टी नहीं है, जहां पर पार्टी में किसी एक फैमिली का दबदबा नहीं हो, जहां पर आप क्लेम करते हैं कि आप लोकतांत्रिक हैं, तो फिर आपको जनता की आवाज, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज ये शिवसेना, और मैं एक अंतिम बात से टूट रही है, मुझे लगता है डिस्कशन शिवसेना अपने बोझ से टूट रही है। मुझे हिंदुत्व पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, सावरकर पर जो उन्होंने स्टैंड बदला, पालधर के साधुओं पर जो ट्रैक करा, क्या आपको लगता है अपने बोझ से टूट रही है शिवसेना? देखो मैं जवाब दे देता पार्टी तो शिंदे हो रहे हैं। शिवसेना अपने प्रिंसिपल पे जुड़ी हुई है और ये जो मुद्दे हैं आप जो कह रहे हैं, इसको बीजेपी ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, हम हिंदुत्व पे जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, तो ये बीजेपी का प्लस हुआ ना, वो आपके विरोध के मुद्दों को अगर वो बना लेके जा रहे हैं तो ये बीजेपी का प्लस पॉइंट हुआ। आप अपना माइनस, आपको लगता नहीं है कि अगर बीजेपी आपके विरोध में मुद्दा बना रही है तो खामी तो सरकार की है ना। अगर मोदी के विरोध में आप मुद्दा बना लेंगे तो खामी तो नरेंद्र मोदी की सरकार की होगी ना, ये आपकी होगी। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, हमारा मोदी जी से ज्यादा झगड़ा नहीं है और मोदी जी के नेतृत्व से हम काम भी करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग हमने उनके साथ ही लड़ी थी, लेकिन अमित शाह ने जो वादा खिलाफी की और देवेंद्र फडणवीस जो शिवसेना को खत्म करने के लिए निकले हैं, तो अब जनता ही तय करेगी कि ऐसे विद्रोही लोगों को, जनता क्या तय करेगी? चुनाव के लिए जा रहे हैं आप लोग, को कौन बचाएगा? बोलिए। शिंदे कह रहे हैं एनसीपी खत्म कर रही है। एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। एक और बड़ा स्टेटमेंट कैमरे पे आ गया कि हमें मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है, हमें यह भी दिक्कत नहीं है, मोदी जी के साथ हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हमें दिक्कत XYZ से है, तो उसके लिए तो नेगोशिएशंस होते हैं। बात किसी लीडर ने, इसके पहले जिन लीडर का आप इंटरव्यू कर रहे थे, बहुत सही बात उन्होंने कही, हर चीजें कैमरे पे नहीं कही जाती। तो ये बात तो क्लियर है कि मोदी जी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है शिवसेना को। मेरी बात सुनो, बीजेपी तहसीन पूनावाला
तहसीनपुरा वाला मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है। नरेंद्र वर्मा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है इस समय शिवसेना के प्रवक्ता को। ये जो सरकार है ये कॉमन मिनिमम अरे प्रोग्राम सवाल का पे जवाब बनी दीजिए है। वर्मा जी। पूरे कार्यकर्ता अरे खुश कॉमन हैं, मिनिमम पूरे प्रोग्राम पे शिवसैनिक सरकार आपकी खुश चल हैं। रही होगी, लेकिन अभी शिवसेना मंत्रालय के में- नेता को मंत्रालय में- मोदी के नेतृत्व से दिक्कत नहीं है। देखिए मोदी जी, देखिए सुनिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक संवैधानिक पद है, उनका हम सब आदर करते हैं। और हर पार्टी का जो रीजनल पार्टी होती है उनके अपने कंपल्सन्स होते हैं। और ये तीनों जो घटक आए हैं, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आई है। तमाम मिनिस्टर। अच्छा एक सवाल मेरा एमवीए से एक सवाल है आज। एक सेकंड मैं चाहता हूं मैं ये सवाल पूछूं। जी एक इसका 5-5 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 5-5 सेकंड। एक सेकंड वर्मा जी नरेंद्र वर्मा होल्ड ऑन। किशोर तिवारी, आज क्या आपने हनुमान चालीसा पढ़ी? मंगल का दिन है, संकट भी बड़ा है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी या पढ़ेंगे? नहीं देखो, क्योंकि संकट मोचन नाम तिहारो। मैं नास्तिक धर्म का आदमी हूं और हनुमान चालीसा पढ़ने से ज्यादा मैं सुगम कराज जो होते हैं वो सुगम अनुग्रह से करा लेता हूँ दुर्गम काज। चलिए, तो मुझे कोई आप चिंता नहीं है। नास्तिक होंगे लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े संकट हनुमान जी हर देते हैं, लेकिन आपने तो हनुमान चालीसा वालों को ही जेल में कर दिया था। अब संकट आ गया है, एक ऊपर भी तो अदालत है बहुत बड़ी। ओके, नरेंद्र वर्मा कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी, सब अदालतों से बड़ी है। हमारे हनुमान जी हमारे रग रग में बसे हैं और सरकार। लेकिन ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं कि बजरंग बली का दोष लगा है। जी, बजरंग बली का दोष नहीं है, बजरंग बली का दोष लगा है। ओके इन्होंने राजनीतिक अजय आलोक संकट में तो संकट मोचन को याद करना ही पड़ता है। अब क्या करेंगे? मेरी जी, हो सकता है इस समय कई शिव सैनिक जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो अपने घर में। उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाए। एक सेकंड नरेंद्र जी आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, शांत रखिए। अजय आलोक है, कल दोपहर तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने विधायक आ गए। ये आंकड़ा अगर 37 है जो आपके सूत्र अगर बता रहे हैं तो ये महाअघाड़ी का काम खत्म। अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे या शिवसेना एक नए स्वरूप में आएगी एकनाथ शिंदे के साथ। यही हम लोग कल शाम को देखेंगे। कल शाम का आशारांश यही होना है और कुछ नहीं होता है राजनीति में। जब इस तरह की परिस्थिति आ जाए सूरत से जानकारी आ रही है, नंबर 37 से भी ऊपर जा सकता है। होंगे। ओके, अभी तो नंबर ये आ रहा है कि ये नंबर 37 से भी ऊपर आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं व्यूअर्स। वो तस्वीर है कांग्रेस की एक नेता की, लेकिन वो नेता क्या कर रही थी वो तस्वीर को आप देखिए। जब आज राहुल को ईडी के सामने पेश किया गया और उसको बाद उनको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो क्या कर रही थी आप देखिए। उन्होंने पुलिस पर, जो पुलिसकर्मी थे, रैपिड एक्शन फोर्स थे, उनके ऊपर थूका। उन्होंने थूका। नेता डिसूजा है कांग्रेस की नेता, जिन्होंने ये करा। ये तस्वीर आप बार बार देखिए व्यूअर्स, बार बार इस तस्वीर को आप देखिए। जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं ये महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नेता डिसूजा है। सुब्राष्ट्रा, योर रिएक्शन टू दिस? मैं बिल्कुल आई एम सॉरी अगर कैमरे ने मेरा रिएक्शन नोट कर लिया होगा तो इट्स डिस्गस्टिंग। मैं क्या बोलूं, मतलब कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। अभी जो आपके साथ हमारे साथ पैनल में बैठे हुए थे, बड़े बड़े लंबा भाषण दे रहे थे कांग्रेस पे, उनसे पूछिए कि यही है क्या? ये कांग्रेस पार्टी कौन सा राष्ट्रवाद बचा रहे हैं ये, और कौन से लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं ये? कोई नेता जिसपे फाइनेंशियल फ्रॉड का इल्जाम लगा है, उस नेता की इतनी राजनीतिक और लॉजिकल तार्किक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरा समय यही समाप्त हो गया। लेकिन आपने देखा महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नेता डिसूजा को, जिसने पुलिस के अधिकारियों पर जब राहुल गांधी की ईडी से क्वेश्चनिंग हो रही थी उसके गुस्से में थूक दिया जब उनको पकड़ के लेके जा रही थी पुलिस। आप भी अपनी राय इस पर जरूर रखिए ट्विटर पे, मैं इंतजार कर रहा हूं। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार। उद्धव का अग्निपथ, सीधा सा सवाल, उद्धव का अग्निपथ। जी हां, हिंदुत्व पर रार फंस गई उद्धव सरकार। बड़ी खबर आज की, बहुत बड़ी खबर है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार हो रही है। दो बड़े अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं।